हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 10th की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसके फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाले हैं, जिसको लिखा है जीएल फ्लुएंट्स ने। आपको इसके ऑथर का भी नाम याद रखना होगा। अ लेटर टू गॉड को लिखा है जीएल फ्लुएंट्स ने। और देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कि बिफोर यू रीड, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना होगा कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वत को भी हिला सकता है। दे से का मतलब है लोग कहते हैं, फेथ कैन मूव माउंटेन्स कि विश्वास पर्वत को भी हिला सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना विश्वास किस में रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज, यानी कि ये जो स्टोरी है ये इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है। लेंचो इज़ अ फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पीसेस, और वो भगवान से 100 पीसेस 100 पीसेस मांगते हुए ये पत्र लिखता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं। थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, सोचिए कि इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एंड गेस, और ये अनुमान लगाइए, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज़, कि यह कहानी कैसे शुरू होती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो ये था इसका बिफोर यू रीड। इसमें बताया गया कि ये स्टोरी किस पर बेस्ड है। इसमें एक लेंचो नाम के फार्मर की स्टोरी है जिसकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लेसन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी कि उस संपूर्ण घाटी में, एंटायर का मतलब होल कह सकते हैं, संपूर्ण। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, और वैली का मतलब घाटी होता है। जैसे दो पहाड़ों के बीच में जो एक खाली स्थान होता है, जो निचला एरिया होता है, उसको हम वैली कह सकते हैं। तो द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी कि उस संपूर्ण घाटी की सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। सेट का मतलब स्थित था। ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब टॉप यानी चोटी होता है। ऑफ अ लो हिल, एक निचली पहाड़ी की, यानी कि एक निचली पहाड़ी की, उस संपूर्ण घाटी की एक निचली पहाड़ी की चोटी पर एक अकेला मकान स्थित था। यहाँ पे सेट का मतलब सिचुएटेड से है, स्थित था। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी कि उस संपूर्ण घाटी की निचली पहाड़ी की चोटी पर एक अकेला मकान स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, यानी कि इस ऊंचाई से एक व्यक्ति नदी को देख सकता था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, एक व्यक्ति नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न का मतलब पके हुए अनाज। डॉटेड विद द फ्लावर्स, यानी फूलों से लदे हुए, और फूलों से लदे हुए पके अनाज की खेत को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल देने का वादा करते थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल देने का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, यानी धरती को केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वॉज अ डाउनपोर, और वो थी एक मूसलाधार बारिश। यहाँ पे जो डाउनपोर है, डाउनपोर का मतलब हैवी रेन होता है, मूसलाधार बारिश कह सकते हैं डाउनपोर का मतलब। और एटलीस्ट अ शावर, या फिर कम से कम एक हल्की सी बौछार। अगर मूसलाधार बारिश नहीं हो सकती तो हल्की सी बौछार ही हो जाती, यानी धरती को बारिश की ज़रूरत थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, धरती को केवल एक मूसलाधार बारिश या फिर हल्के से बौछार की ज़रूरत थी। तो इससे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डिड द अर्थ नीड, धरती को किस चीज़ की ज़रूरत थी। तो आप लिख सकते हैं द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. Throughout the morning, यानी कि सुबह से, throughout the morning, सुबह से लेकर, Lencho, who knew his fields intimately, Lencho जो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था। Intimately का मतलब है वेल नोन, या फिर अच्छी तरह से परिचित होना किसी चीज़ से। तो throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing, यानी कि लेंचो जो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था, वह सुबह से और कुछ नहीं करता था। एल्स का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, इसके अलावा। बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वह केवल उत्तर पूर्व के बादलों की ओर देखा करता था। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट।
लेंचो सुबह से और कुछ नहीं करता था, केवल उत्तर पूर्व के बादलों की ओर देखा करता था और वो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब ये लेंचो अपनी बीवी से कहता है कि अब वास्तव में बारिश होने वाली है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब वास्तव में हम कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं। दैट मीन्स अब वास्तव में बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वह औरत जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी। सपर मीन्स होता है शाम का भोजन। जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह के टाइम, वैसे शाम का जो नाश्ता है उसको आप सपर कह सकते हैं। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वह औरत जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, येस गॉड्स विलिंग, हाँ जैसी भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, यानी कि लेंचो के बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे, उसके जो छोटे लड़के थे, वे घर के पास खेल रहे थे। Until the woman called to them all, और तभी उस औरत ने उन सभी को बुलाया, कम फॉर डिनर, यानी कि आओ खा लो। यहाँ पे खाना खाने के लिए बुलाया गया उन सभी को, उसके बीवी ने बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, या भोजन करने का समय था। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, आप याद रखेंगे कि ये बारिश कब होना शुरू हुआ था। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, या भोजन करने का समय था। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, तभी जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। बिगेन टू का यहाँ पे यूज़ किया गया है, जिसका यूज़ करते हैं लगा, लगी, लगे आने पर, कोई भी काम होने लगा उसके लिए बिगेन टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा रोने लगा, द चाइल्ड बिगेन टू क्राई। बारिश होने लगी, इट बिगेन टू रेन। तो इस तरह से बिगेन टू का यूज़ करते हैं जब भी कोई काम स्टार्ट हो जाए अचानक से। तो यहाँ पे बताया गया कि इट वॉज ड्यूरिंग द मील, या भोजन करने का समय था। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, तभी जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी कि उत्तर पूर्व की ओर से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों का विशाल पर्वत। ह्यूज का मतलब होता है वेरी बिग, यानी कि बहुत बड़ा। तो ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों का एक बहुत विशाल पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दे रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा मीठी और तरोताज़ा थी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा मीठी और ताज़ा थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन का यूज़ यहाँ पे किया गया है लेंचो के लिए। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पूछा जा सकता है कि व्हाट डज़ द वर्ड मैन रिफ़र टू। इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये वर्ड यहाँ पे मैन किसके लिए यूज़ हुआ है। उसमें मैन किसके लिए यूज़ हुआ है, लेंचो के लिए यूज़ हुआ है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो और किसी भी रीज़न से और किसी भी कारण से बाहर नहीं गया, केवल वो अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का आनंद महसूस करने के लिए, फील करने के लिए बाहर गया। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो केवल अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का प्लेजर यानी कि आनंद महसूस करने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटा तो वह खुशी से चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। अब लेंचो कहता है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं, यानी कि यह आकाश से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, यानी कि बारिश की बड़ी बूंदें 10 सेंट के बराबर हैं, 10 सेंट का जो सिक्का होता है उसके बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदें 5 सेंट के बराबर हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बारिश की बूंदें, इन्हें किससे कंपेयर किया गया है, बारिश की बूंदों को किससे कंपेयर किया गया है। तो ये बताया गया कि बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स से कंपेयर किया गया है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड लिटिल वंस आर 5। बारिश की बड़ी बूंदें 10 सेंट के बराबर और छोटी बूंदें 5 सेंट के बराबर हैं। ये चीज़ आप इसमें बता सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। रिगार्ड का मतलब देखना कह सकते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन यानी कि संतुष्ट भाव से। ही रिगार्डेड उसने देखा, द फील्ड यानी खेत को, ऑफ राइप कॉर्न पके अनाज की, विद इट्स फ्लावर्स फूलों से लदी हुई।
तो उसने फूलों से लदी हुई पके अनाज के खेत को संतुष्ट भाव से देखा। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश के चादर में ढकी हुई थी। कर्टेन मीन्स वैसे पर्दा होता है, बट यहाँ पे आप चादर कह सकते हैं कि ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश के चादर में ढकी हुई थी। अब ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि उसने किस एक्सप्रेशन से अपने खेत को देखा। तो उसने सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से देखा अपने खेत को जब बारिश होने लगी तो विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, यानी कि लेंचो ने संतुष्ट भाव से फूलों से लदे पके अनाज के खेत को देखा। ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश की चादर में ढके हुए थे। बट सडनली, अब यहाँ पे बट आ गया, और जब भी इफ़ या बट आ जाता है तो काम गड़बड़ हो जाता है। अभी तक तो बहुत ही अच्छा चल रहा था सब कुछ। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज़ हवा चलने लगी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज़ हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। अलॉन्ग विद का मतलब साथ साथ, और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। यहाँ पे हेल स्टोन्स का मतलब ओले है। तो बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज़ हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins। Resemble का मतलब होता है to look like, एक जैसा दिखना, resemble। These truly did resemble new silver coins। अब यहाँ पे उन ओले को कहा गया है कि वो कैसे दिख रहे थे, वो बिल्कुल नए चांदी के सिक्के की तरह लग रहे थे। These truly यानी कि ये सचमुच did resemble लग रहे थे new silver coins, नए चांदी के सिक्के। ये जो ओले थे ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, और लड़के जो लेंचो के लड़के थे, एक्सपोजिंग का मतलब अपने कपड़े उतार कर, टू द रेन बारिश में कपड़े उतार कर, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, उन जमे हुए मोतियों को बटोरने के लिए दौड़े। कलेक्ट का मतलब है इकट्ठा करना, और फ्रोजन पर्ल का यूज़ यहाँ पे ओले के लिए किया गया है, यानी जमे हुए मोती। तो बच्चे बारिश में अपने कपड़े उतार कर उन जमे हुए मोतियों को बटोरने के लिए दौड़े। अब क्या होता है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब लेंचो दुखी होकर कहता है कि यह वास्तव में बुरा हो रहा है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। अभी तक तो वो बहुत खुश था जब तक बारिश हो रही थी। अब जब बारिश के साथ साथ तेज़ हवा चलने लगी और ओले भी गिरने लगे, तब वो बेचारा एकदम दुखी हो गया और कहता है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि यह शीघ्र ही बंद हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये ओले गिरना शीघ्र ही बंद हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये ओले गिरना शीघ्र ही बंद नहीं हुआ। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ओले गिरना शीघ्र ही बंद नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। अब यहाँ पे कहा गया कि 1 घंटे तक, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड, ओले बरसे, ऑन द हाउस यानी कि उस मकान पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड यानी खेतों में, ऑन द होल वैली, और उस पूरी घाटी पर 1 घंटे तक ओले बरसे। अब यहाँ भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि हाउ लॉन्ग डिड द हेल रेन, ओले कितनी देर तक बरसे। तो आप बता सकते हैं द हेल रेन्ड फॉर एन आवर, ओले 1 घंटे तक बरसे थे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी। एज इफ़ कवर्ड विद साल्ट, जैसे वो नमक से ढक गई हो। एज इफ़ का मतलब जैसे या मानो कह सकते हैं, मानो वो नमक से ढक गई हो। खेत बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी जैसे वो नमक से ढक गई हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज़, पेड़ों पर एक भी पत्तियाँ नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल भी झड़ गए थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान रुका, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वह खेत के बीच में खड़ा हुआ। जब तूफान रुका तो वह खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, अ प्लेस ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अ प्लेस ऑफ लोकस्ट का मतलब टिड्डियों का दल, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का दल भी इससे कहीं अधिक अनाज छोड़ देता। अगर टिड्डी का दल भी आ जाता तो इससे अधिक अनाज छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओले ने तो
कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं होंगे। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वह एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। फॉर नथिंग का मतलब बेकार, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, अब लेंचो कहता है कि हम सभी इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। अब इसके आगे देखिए, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदय में, हु लिव्ड जो रहते थे, इन दैट सोलिटरी हाउस, उस अकेले मकान में। सोलिटरी का मतलब अकेले कह सकते हैं, लॉन कह सकते हैं, लेकिन उस अकेले मकान में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच, लेकिन उस घाटी के बीच अकेले मकान में रहने वाले सभी के हृदय में, देयर वॉज ए सिंगल होप, केवल एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता की उम्मीद। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, गॉड होता है। तो उन सभी के हृदय में केवल एक ही उम्मीद थी, ईश्वर से सहायता की उम्मीद। अब वो अपने आप को सांत्वना देता है कि डोंट बी सो अपसेट, इतने दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ नष्ट हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, यानी कि ऐसा कहा जाता है। दैट्स वॉट दे से, ऐसा लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, यानी कि पूरी रात लेंचो केवल अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एक ही उम्मीद के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता के बारे में। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो को सिखाया गया था, बताया गया था, सी एवरीथिंग, कि उसकी आँखें सब कुछ देखती हैं। दैट मीन्स ईश्वर की आँखें सब कुछ देखती हैं, ऐसा लेंचो को बताया गया था। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, और यहाँ तक कि एक व्यक्ति की अंतरात्मा में क्या है ये भी देख सकती हैं। ईश्वर की आंखें एक व्यक्ति की अंतरात्मा में भी देख सकती हैं। कंसाइंस का मतलब होता है एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, एक व्यक्ति के अंतरात्मा में, उसके दिल में क्या चल रहा है ये भी ईश्वर देख सकते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, अब यहाँ पे लेंचो के बारे में बताया गया कि लेंचो कैसा व्यक्ति था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक परिश्रमी व्यक्ति था। ऑक्स का मतलब बैल होता है, बैल बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी होते हैं, तो यहाँ पे लेंचो को बहुत ही परिश्रमी कहा गया है कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक परिश्रमी व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वह खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और खेतों में जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, यानी कि एकदम सुबह सुबह, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो खुद शहर ले जाता, एंड प्लेस इन द मेल, और डाकखाने में डालता। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, और यह भगवान के नाम एक पत्र से कम नहीं था, यह पत्र भगवान के नाम था। तो यहाँ पे आप इसके आगे देख सकते हैं कि गॉड ही रोट, उसने उस लेटर में लिखा क्या ये बताया गया है। ही रोट, उसने लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। ही रोट, उसने लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, हे भगवान यदि आपने हमारी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pieces इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, 100 pieces, 100 पीसेस की, इन ऑर्डर टू का मतलब के लिए, इन ऑर्डर टू का यूज़ करते हैं के लिए। तो इन ऑर्डर टू सो यानी बोने के लिए, माई फील्ड अपनी खेतों को, अगेन दोबारा, मुझे अपनी खेतों को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल आती है तब तक जीने के लिए 100 पीसेस की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि इस ओले ने तो मेरी सारी फसल को नष्ट कर दिया। तो ये सभी चीज़ें उसने अपने लेटर में लिखा था। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लिफाफे पर टू गॉड लिखा, जहाँ पे एड्रेस लिखते हैं कि किसके पास ये सेंड किया जा रहा है, वहाँ पे उसने टू गॉड लिखा, यानी कि भगवान के लिए।
पुट द लेटर इनसाइड, और उस पत्र को उस लिफाफे में रख दिया, लिफाफे के अंदर रखा, इनसाइड का मतलब अंदर, तो पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को उस लिफाफे के अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान होते हुए, वेंट टू टाउन, वह शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, यानी कि डाकघर पहुंचकर, ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने उस पत्र पर मुहर लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे डाकखाने में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, उनमें से एक कर्मचारी जो पोस्टमैन था, डाकिया था, और वो पोस्ट ऑफिस के कामों में भी मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वह ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, अपने ऊंचे अधिकारी के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्हें भगवान के नाम का पत्र दिखाया। उनमें से एक कर्मचारी, वन ऑफ द एम्प्लॉइज़, यानी उनमें से एक कर्मचारी, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर के काम में मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने ऊंचे अधिकारी के पास गया, बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, यानी ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्हें भगवान के नाम का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, यानी कि अपने पोस्टमैन के पूरे कार्यकाल में, अपने डाकिये के पूरे कार्यकाल में, जब तक उसने डाकिये के रूप में नौकरी किया था, अपने पूरे कार्यकाल में उसने कभी भी इस एड्रेस को नहीं जाना था, कभी भी गॉड के एड्रेस को नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर, अब यहाँ पे पोस्ट मास्टर के बारे में बात हुई कि वो कैसे व्यक्ति थे। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर जो मोटे और हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे, फ्रेंडली पर्सन थे। एमिएबल का मतलब फ्रेंडली, जो सबसे अच्छे से बिहेव करते हैं। पोस्ट मास्टर जो थोड़े मोटे और हंसमुख स्वभाव के थे, फ्रेंडली बिहेवियर के थे। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, यानी कि वे भी हंस पड़े। तो एक बार तो वो भी हंस पड़े जब उन्होंने उस लेटर को देखा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही वे गंभीर हो गए। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही वे गंभीर हो गए। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस पत्र को अपने मेज़ पर पटकते हुए कमेंटेड, उन्होंने कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरा भी भगवान में इतना ही विश्वास होता जितना इस पत्र को लिखने वाले में है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरा भी भगवान में उतना ही विश्वास होता जितना इस पत्र को लिखने वाले में है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो भगवान से पत्र व्यवहार आरंभ कर रहा है, शुरू कर रहा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो भगवान से पत्र व्यवहार शुरू कर रहा है। यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है पत्र का, यानी लेटर का लेन देन करना, सेंड करना, रिसीव करना। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए राइटर यानी कि उस लेखक के, उस पत्र के लेखक के भगवान में विश्वास को बनाए रखने के लिए, नॉट टू शेक, उसका जो फेथ है वो हिले ना, वो डिगे ना, इसके लिए क्या करना है, भगवान में उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, इसलिए उस पत्र के लेखक यानी कि लेंचो के भगवान में विश्वास को बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि पत्र का जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट, तो यह स्पष्ट था। एविडेंट मीन्स होता है स्पष्ट, तो यह स्पष्ट था। दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि इस पत्र का जवाब देने के लिए उसे शुभकामना, कागज़ और स्याही के अलावा कुछ और ही चीज़ की ज़रूरत थी। अब पोस्ट मास्टर को तो लगा कि कुछ उसको सांत्वना दे दिया जाएगा और उसे जो है हिम्मत मिल जाएगी, लेकिन अब जब उन्होंने उस पत्र को खोला, उस लिफाफे को खोला, तो ये एविडेंट था, स्पष्ट था। दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि उस पत्र का जवाब देने के लिए उसे शुभकामना, कागज़ और स्याही के अलावा कुछ और भी चीज़ की ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रीसोल्यूशन, लेकिन वो अपने निर्णय पर डटा रहा। बट ही स्टक टू हिज रीसोल्यूशन, लेकिन वो अपने निर्णय पर डटा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बताया गया कि उसने लेंचो की हेल्प कैसे की, पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद कैसे की। तो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना, यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी,
और उसने अपने वेतन का भी एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने अपने कई फ्रेंड्स को भी, कई मित्रों को भी प्रेरित किया, ओब्लाइज किया इस दान के काम में कुछ देने के लिए, इस पुण्य के काम में कुछ देने के लिए उसने अपने कई फ्रेंड्स को भी प्रेरित किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसेस। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम यानी उनके लिए असंभव था, टुगेदर यानी बटोरना, इकट्ठा करना, टुगेदर साथ मिलकर भी, उनके लिए साथ मिलकर भी द 100 पीसेस 100 पीसेस इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वे उस किसान को केवल आधे से कुछ ज़्यादा पैसे ही भेज पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए वह भेज सके, द फार्मर किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से कुछ ज़्यादा पैसे। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने पैसे को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, उस पर लेंचो का पता लिखा। एंड विद अ लेटर, और उसके साथ साथ एक पत्र भी रख दिया, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उस लेटर में केवल भगवान का सिग्नेचर करके रख दिया। और उसने पैसों के साथ एक लेटर में भगवान का सिग्नेचर करके उस लिफाफे में रख दिया। द फॉलोइंग संडे यानी कि अगले रविवार को लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी ही आ गया दैन यूजुअल यानी हमेशा से थोड़ा जल्दी ही आ गया, टू आस्क या पूछने के लिए, इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्ट मैन हिमसेल्फ, या खुद डाकिया ही था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र पकड़ाया। While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. While the postmaster looked on from his office, जबकि पोस्टमास्टर अपने ऑफिस, अपने कार्यालय से देख रहे थे, जबकि पोस्टमास्टर क्या कर रहे थे, अपने कार्यालय से उसे देख रहे थे। Experiencing the contentment of a man, और वे एक ऐसे व्यक्ति के संतुष्टि का अनुभव कर रहे थे। Experiencing, वे एक ऐसे व्यक्ति के संतोष का अनुभव कर रहे थे, हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया हो। जैसे कोई अच्छा काम करके हमें संतुष्टि मिलती है, तो उसी संतुष्टि का वो अनुभव करते हुए उसे अपने ऑफिस से, अपने कार्यालय से देख रहे थे। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, स्लाइटेस्ट का मतलब थोड़ा सा भी, तो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने पैसे देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, लेंचो को पैसे देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ऐसा उसका विश्वास था कि भगवान उसे पैसे ज़रूर भेजेंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वह क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, अब वो सोचता है कि भगवान से ये गलती नहीं हो सकती है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान से ये गलती नहीं हो सकती है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही ईश्वर ने, ना ही भगवान ने लेंचो की प्रार्थना को अस्वीकार किया होगा। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान ने लेंचो की प्रार्थना को, उसकी प्रार्थना को अस्वीकार किया होगा। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, और तुरंत ही लेंचो खिड़की पर गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, यानी कि कागज़ और स्याही मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, यानी कि पब्लिक राइटिंग टेबल पर, सार्वजनिक लिखने वाली मेज़ पर, ये पब्लिक राइटिंग टेबल क्या है, पोस्ट ऑफिस में एक टेबल रखी होती है जिस पर हम अपने लेटर को रख के उस पर लिख सकते हैं, या फिर उस पर स्टैम्प चिपका सकते हैं, तो ये सभी काम कर सकते हैं उसमें। तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने वाली मेज़ पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और वो अपनी भौहों को बहुत सिकोड़ रहा था। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और वो अपनी भौहें बहुत सिकोड़ रहा था। caused by the effort he had made to express his ideas, और इसका कारण क्या था कि उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ रहा था। अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास करते हुए वह अपने भावों को सिकोड़ रहा था, अपनी भावों को सिकोड़ रहा था। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई ऐसी चीज़ लिखते हैं, अपने एक्सप्रेशन अगर लिखते हैं कहीं पे, तो एक्सप्रेशन के हिसाब से हमारे चेहरे का जो भाव है वो चेंज होता रहता है। When he finished, जब वह पत्र लिख चुका, he went to the window, तो वह खिड़की पर गया, to buy a stamp, यानी कि टिकट खरीदने के लिए। तो वह टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया, which he licked, जिसे उसने चाटा। अब यहाँ पर देखिए उसने गोंद का इस्तेमाल नहीं किया, which he licked, जिसे उसने चाटा, उस टिकट को चाटा। and then affixed यानी उसे चिपका दिया, to the envelope यानी लिफाफे पर।
यानी कि उसे थूक लगा के लिफाफे पर चिपका दिया टिकट को। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी अपनी मुट्ठी के प्रहार से, और अपनी मुट्ठी के प्रहार से उसे लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, यानी कि जिस पल उस लेटर को, उस पत्र को डाकखाने में डाला गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर तुरंत उसे खोलने गया, क्योंकि पोस्ट मास्टर से भी रहा नहीं जा रहा था कि अब ये दूसरे लेटर में उसने क्या लिखा है। तो द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो पत्र डाकखाने में डाला गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तुरंत ही पोस्ट मास्टर उसे खोलने गया। इट सेड, यानी कि उस पत्र में कहा गया था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी। अब उसमें कहा गया था कि हे भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उनमें से केवल 70 पीसेस ही मेरे पास पहुँचे। गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, कहता है कि हे भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उनमें से केवल 70 पीसेस ही मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, और मुझे शेष पैसे भेजिए। रेस्ट का मतलब शेष, रिमेनिंग कह सकते हैं। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक ज़रूरत है। तो कहता है कि हे भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उनमें से केवल 70 पीसेस ही मेरे पास पहुँचे, और मुझे शेष पैसे भेजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक ज़रूरत है। अब यहाँ पे कहता है कि बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे वे पैसे डाक के माध्यम से मत भेजिएगा। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे आप डाक के माध्यम से वो पैसे मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि ये डाकघर के कर्मचारी बेईमानों के झुंड हैं। और लास्ट में उसने लिखा लेंचो, अपना नाम लिखा। अब यहाँ पे देखिए उन एम्प्लॉयज़ ने कितनी ज़्यादा हेल्प की, उसकी पैसे इकट्ठा करके उसके पास सेंड किया। और लास्ट में वो कहता है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, बेईमानों के झुंड हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरा का पूरा लेसन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स देखिए, आपको क्लास 10th एंड 12th इन दोनों क्लास का पूरा सिलेबस, एनसीईआरटी इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा ग्रामर के साथ साथ। तो अगर आप ये अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस तैयार करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी क्लासमेट, सभी फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।